और बहुत जल्द हमारा ये प्रोग्राम शुरू होगा। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि बराए मेहरबानी आप अपनी जगह पर तशरीफ रखें। राजकुमार केसवानी साहब हमारे आज के प्रोग्राम के सदर, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। संतोष साहब और शशांक साहब तशरीफ ला चुके हैं। यासिर साहब, करो उसके अली सहमद सिद्दीकी साहब जनाब राजकुमार केसवानी का गुलदस्ता से स्वागत करेंगे। जनाब अली सहमद सिद्दीकी साहब राजकुमार केसवानी साहब का स्वागत करेंगे। मैं अशोक जैन बाबा साहब की दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और दूरदर्शन के अपर महानिदेशक जनाब शशांक साहब का स्वागत करें। दिनेश राय साहब से दरख्वास्त है कि वो तशरीफ लाएं और आईसेक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जनाब संतोष चौबे साहब का स्वागत करें। मैं हसनात फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनाब यासिर हसनात साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो फाउंडेशन के बारे में बताएं। जनाब यासिर हसनात। जनाब जावेद अख्तर साहब, जनाब राजकुमार केसवानी जी, जनाब शशांक साहब, संतोष चौबे जी, जनाब शान मुंशी जी, जनाब दिनेश राय साहब, जनाब अशोक जैन भाभा साहब, हसनात फाउंडेशन हमने 2008 में हसनात फाउंडेशन की शुरुआत की और जिसको सेटअप करने का हमारा मकसद था सोशल फील्ड में काम करना। और उस वक्त जब शुरुआत की थी तो हम भी बहुत क्लियर नहीं थे कि सोशल फील्ड में एग्जैक्टली क्या काम करेंगे, लेकिन सोशली एक्टिव रहना चाहते थे, चाहे वो एनवायरनमेंट हो या एजुकेशन हो, इस तरह की काफ़ी चीज़ों पे हम लोगों ने काम करने की सोची थी। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरा बैकग्राउंड, मैं आपको थोड़ा सी कुछ शुरू से बताऊं कि मेरे फादर 2005 में एक्सपायर हुए। मैं MBA करके बॉम्बे से आया था उस वक्त, और मुझे पॉलिटिक्स में का ना शौक था, बल्कि ये मेरी चिड़ सी थी। लेकिन पापा के एक्सपायर होने के बाद लोगों ने कहा कि मुझे भी शायद एक्टिव होना चाहिए, तो 2006-7 में हमने पॉलिटिकली कुछ एक्टिविटीज़ की शुरुआत की। और उसी दौरान 2008 में आके हमने हसनात फाउंडेशन को सेटअप किया। लेकिन फिर उसको सेटअप करने के बाद हम उसकी तरफ ध्यान ना देते हुए पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा मसरूफ़ हो गए और पिछले 3-4 साल उसी भाग दौड़ में लगे रहे और उसमें कई चीज़ें सीखने का भी मौका मिला। और हमारे जो सीनियर्स थे, और सीनियर्स क्या कहूँ, सारे पापा के ही साथी थे जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। अजय सिंह जी, सुरेश पचौरी जी, इन लोगों ने बहुत इज्जत दी। एक
घर के बच्चे की तरह प्यार दिया। सुरेश पचौरी जी ने मुझे सबसे कम उम्र में मैं पीसीसी में मुझे स्पोक्समैन बनाया। तो वो सिलसिला पिछले 4-5 साल चलता रहा, लेकिन अल्टीमेटली मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट माय गेम। तो ये सारे मेरे दोस्त और साथी कहते रहे कि ऐसा हो नहीं सकता है, गलत फैसला है। मैं कह रहा जो भी है मैं नहीं कर पाऊंगा। और इसलिए नहीं कि पॉलिटिक्स खराब है, खराब मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मेरे फादर ने जो काम किया वो खराब नहीं हो सकता। बिकॉज आज भी अगर हम देखें तो शायद पॉलिटिकल लोग ही सबसे ज़्यादा पब्लिक की मदद करते हैं। ठीक है, नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लोग ही हैं जो पब्लिक के बीच में सबसे ज़्यादा हैं अपनी कमियों के साथ। लेकिन मुझे लगा फुल टाइम जॉब है और शायद मेरे नेचर को सूट नहीं करता, इसलिए मुझे नहीं करना चाहिए। तो एक बार फिर से हमने देखा, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और अब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो भी हमसे बनेगा, दोस्त, साथी, घर वाले और आप लोगों की दुआओं से इस प्लेटफॉर्म पे आगे भी काम करते रहेंगे। उसी सिलसिले में हमने फर्स्ट हसनात सिद्दीकी मेमोरियल लेक्चर की शुरुआत, ये पहला लेक्चर है और मेरी बहुत ही बड़ी खुशकिस्मती है कि पापा के कॉलेज के और बहुत ही बरसों पुराने साथी जावेद अख्तर साहब इस लेक्चर के लिए हमारे बीच में है। इससे बड़ी खुशकिस्मती हमारे नहीं हो सकती है। और एक बात और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमने एक किताब लिखने की शुरुआत करने की कोशिश की थी मैं हसनात सिद्दीकी साहब की लाइफ पे, क्योंकि वो पॉलिटिकल इंसान होने के साथ साथ ही वाज अ कमेंटेटर, ही वाज अ सोशल मैन, ही वाज इनटू अ लॉट ऑफ थिंग्स। कमेंटेटर थे, जर्नलिस्ट थे, बेसिकली जर्नलिस्ट थे, बाकी सब कुछ बाद में थे, वो उनके करीबी लोग जानते हैं। तो हमने सोचा कि इन सारे पहलुओं को छूने वाले अलग अलग लोग हैं। उनका एक ग्रुप है जो जर्नलिस्ट का ग्रुप है, जो अलग बातें जानते हैं उनके बारे में। पॉलिटिकल लोग कुछ अलग उनके पहलुओं को पहचानते हैं। जावेद साहब उनकी बातें बताते हैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ज़माने की कुछ अजीब बातें बताई जो सुन के मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो हमने उस एक किताब लिखने की शुरुआत की है। ये मैं यहाँ पर इसलिए भी ये बात आप लोगों से कह रहा हूँ कि हम उस किताब को किसी राइटर से नहीं लिखवा रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि जो लोग उनके साथ रहे या वक्त किसी भी तरह से उनके साथ वक्त गुजारा पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल फील्ड में, वो उनके बारे में थोड़े से अपने कंट्रीब्यूशन दें। और उसकी हमने शुरुआत की कि हमने उनके बारे में रिकॉर्ड करना शुरू की चीज़ें। तो काफ़ी हद तक वो बनती रही। उसी दौरान मेरी जावेद साहब से बात हुई, तो मैंने उनको भी ये बताया कि हम इस तरह की एक शुरुआत कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छी बात है। और उनके अल्फाज मुझे याद हैं कि उन्होंने कहा था कि हसनात भाई के लिए कुछ भी बोलना मेरे लिए बहुत ही आसान काम है और मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। इत्तेफाक से बॉम्बे हम गए तो उसी दौरान वो दिल्ली वाला केस हुआ था, तो जावेद साहब उसमें मसरूफ़ थे। तो फिर दिनेश राय साहब की बात हुई, उन्होंने कहा कि जावेद साहब आएंगे तो यहाँ बात भी हो जाएगी और इसी मौके पे ये लेक्चर की शुरुआत हो जाएगी। तो यहाँ भी ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि और आप लोगों में से और जो भी उनके साथ अलग अलग फील्ड्स के लोग जुड़े हैं, अगर आप भी हसनात सिद्दीकी साहब के बारे में कुछ बातें बताना चाहें जो शायद मुझे नहीं मालूम हो, तो जो किताब हम उनके ऊपर लिखवाना चाह रहे हैं वो उसमें एक एडिशन होगी। और लिख के हम किसी से नहीं मांग रहे हैं, हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर बाद में कोई राइटर उसको लिख लेगा। तो ये है। और ये तो किताब का हो गया। और हसनात फाउंडेशन के थ्रू इसी तरह की काम करने की कोशिश है और आप लोगों की दुआएं और साथ सब कुछ चाहिए। और बस अपनी जगह शुक्रिया यासिर साहब। हसनात सिद्दीकी साहब का नाम ऐसा है जो कम से कम भोपाल और मध्य प्रदेश का तो हर शख्स उससे बखूबी वाकिफ है। हसनात साहब एक ऐसे पॉलिटिशियन थे, एक ऐसे स्टूडेंट लीडर रहे, एक ऐसे जर्नलिस्ट रहे जो आज के दौर में ऐसा आदमी मिलना अगर नामुमकिन नहीं तो कम से कम मुश्किल जरूर है। मुझे हसनात साहब के साथ तकरीबन 50 बरस रहने का इत्तेफाक हुआ, मौका मिला और मैंने उनको बहुत करीब से देखा। शायद ये हिंदुस्तान में
पहली मिसाल होगी कि एक शख्स 4 बरस कैबिनेट मिनिस्टर रहकर जिस दिन मिनिस्ट्री खत्म होती है उसके दूसरे दिन अपने अखबार के दफ्तर में वापस नौकरी करने चला जाता है। मैं समझता हूं अगर ऐसे लोग आज पॉलिटिक्स में आ जाएं तो हमारी तमाम मुश्किलात आसान हो सकती हैं। हज़रात, हमारे आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं जनाब संतोष चौधरी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो इस मौके पर बहुत ही संक्षिप्त में अपने विचार व्यक्त करें। मैं कहूँगा प्रमुख बुद्धिजीवी जावेद अख्तर साहब से हम सबको रूबरू होने का मौका दिया। हम चाहते हैं कि हम सब उन्हें सुने और हम देखते रहे कि वो हर समय न्याय के पक्ष में, सामाजिक मुद्दों की पक्षधरता में अपनी आवाज़ बुलंद करते रहें। हम चाहेंगे कि इस अवसर पर हम उनकी बात सुनें। हसनात साहब को भोपाल में हर आदमी जानता है। हम लोग कॉलेज में थे जब वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। गैस ट्रेजेडी के बाद काम करते हुए भोपाल शहर में उनसे मेरी बहुत मुलाकातें थी और वो स्पोर्ट्स में थे, वो थिएटर में थे, वो लोगों के आदमी थे, आम आदमी के प्रतिनिधि थे और एक तरह का इंस्पायरिंग पर्सनालिटी उनकी थी कि उनसे बात करते हुए आपको लगातार उनसे जुड़ने की इच्छा होती थी। आज का जो कार्ड में विषय दिया गया था वो ये था कि 100 साल के सिनेमा पर कुछ बातचीत होगी। तो हमारे देश में ये 100 साल के सिनेमा पर इस समय बहुत सारी बातें हो रही हैं। मैं सिर्फ 1-2 बातें इस संबंध में ये कहना चाहूँगा कि भारतीय सिनेमा एक ऐसा विचित्र संसार है जिसमें इतनी सारी अच्छी बातें हैं और तमाम आलोचना के बावजूद, जैसे भारतीय सिनेमा अपने पूरे कैरेक्टर में मुझे तो बहुत ही सेकुलर सिनेमा लगता है और मुझे बहुत आकर्षित भी करता है। मैं बहुत सारी फिल्में देखता हूँ, आज भी सेकंड शो जाता हूँ देखने, तो मुझे उसका जो सेकुलर नेचर है वो बहुत आकर्षित करता है। दूसरी बात, जिस तरह से उसने हिंदी भाषा का विस्तार पूरे देश में किया है, ये बात मुझे बहुत पसंद आती है। शायद सिनेमा और समाज के बारे में जावेद साहब हमें कुछ बातें बताएंगे, पर मैं खाली एक अंतिम बात संगीत के बारे में कह के अपनी आज की शुरुआती वक्तव्य समाप्त करूंगा। यदि हम भारतीय सिनेमा के संगीत को बदलते हुए चरित्र को देखें तो हमें बड़ी आसानी से 3 माइलस्टोन पिछले 50 साल में देखने में आते हैं और उनका समाज से किस तरह का संबंध है बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारी आज़ादी के बाद हमें जो मेलोडियस समाज एक तरह का मिला था और शंकर जयकिशन उसकी अपनी म्यूज़िक में उस पूरे समाज को प्रतिबिंबित करते हैं, तो एक तरह की पूरी मेलोडी थी, हम नया भारत बनाएंगे और एक आदर्शवाद था जिसके बहाने हम संगीत को सुन सकते हैं। उसके बाद के वर्षों में 70 के दशक में, 80 के दशक में, जब हमारे सामाजिक ढांचे में टूट फूट होती है, हमारे राजनीतिक ढांचे में टूट फूट होती है, तो हम देखते हैं कि संगीत भी उस तरह से बदलता है और हमारे सामने आर.डी. बर्मन आते हैं जो एक नई तरह की रिदम लेके आते हैं। और आज जब हम पोस्ट मॉडर्न इंडिया की बात कर रहे हैं, आज जब हम, मेरी अम्मा ये कहा करती थी कि मुझे आजकल की फिल्में समझ में नहीं आती, मतलब उनकी कहानी समझ में नहीं आती। असल में हुआ ये कि कहानियों के बीच के जो कनेक्शंस थे, या जो आज कोलाज की बात होती है या डिस्कनेक्टेड फिल्म्स की बात होती है, उसका एक बड़ा रिफ्लेक्शन मुझे ए.आर. रहमान में दिखता है, जिनका म्यूज़िक जो है बिल्कुल अलग तरह का म्यूज़िक है। तो जो समाज है और जो संगीत है और जो संगीत है और जो सिनेमा है, वो समाज के साथ साथ चलता है। मुझे लगता है कि मैं इस अवसर पर इतनी ही बात कहना चाहूँगा कि सारी अंतर संबद्धता को पहचानना ही हमारे आज का बड़ा काम हो सकता है। मैं जावेद साहब को बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई देता हूँ कि वो यहाँ आए हैं। उनको अपने विश्वविद्यालय की ओर से और अपने आप सबकी ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। के अपर महानिदेशक जनाब शशांक साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वे अपने तासुरात का इजहार फरमाएं। राजकुमार जी, मेरे मित्र संतोष चौबे जी, श्यामल जी, यासिर जी, देवी और सज्जनों, मैं सबसे पहले श्रद्धांजलि देना चाहूँगा हसनात जी को। और उनकी याद अभी बार बार आ रही है। जब मैं 82 में 82 में आकाशवाणी में था
तो हॉकी की कमेंट्री के लिए सबसे पहले उन्हें बुलाते ही नहीं थे, बल्कि दीगर कामों के लिए भी बहुत परेशान करते थे। जैसे स्टेडियम से संबंधित जितनी भी समस्याएं थीं उसके लिए वो सदैव आगे रहते थे। उनकी एक मुस्कान, उनकी हंसी हमेशा हमें याद रहती है। बहुत विनम्र स्वभाव था उनका और बहुत हमारे मददगार रहे हैं। उनकी कमेंट्री के वक्त पर हम लोग बहुत आश्वस्त रहते थे कि काम न केवल एक कमेंटेटर की तरह बल्कि एक संयोजक की तरह भी वे हमारे साथ रहेंगे। बहुत खुशी है कि जावेद साहब हैं और वे उन थोड़े से लोगों में हैं जो एक्टिविस्ट तो हैं, मगर हम उनको एक आम फहम लोगों के संवाद लिखे जाने वाले एक बहुत सशक्त लेखक के तौर पर तो देखते ही हैं, बल्कि एक बड़े शायर की तरह भी ये हमारे सामने है। तो जो कैनवास और जो वितान उनका है वह एक ऐसा ही है जैसे हमारी फिल्मों में एक विलक्षण जीवन होता है। हमारा जीवन विलक्षण है, उसमें हर तरह की चीज़ है, हम कोई एक चीज़ नहीं बहुत सारी चीज़ें पसंद करते हैं, इसलिए फिल्में भी बहुत सारी बनती हैं और कई तरह की बनती हैं। मैं खुद भी यदि एक साथ विभत्स फिल्म देखना पसंद करता हूँ तो टॉम एंड जेरी भी पसंद करता हूँ, और मुझे यदि ऋत्विक घटक पसंद आते हैं और हम अंकुर जैसी और आक्रोश जैसी फिल्में भी देखते हैं, तो आज की ऐसी फिल्में भी देखते हैं जो हमारे समय को थोड़ा आगे ले जाती हैं। एक बात मुझे सिनेमा से अक्सर ये लगती है कि ये हमको अपने अतीत से बांधे रखने वाली एक एल्बम की तरह होती है। यदि आप टीवी में पुराने गानों के चैनल्स सुने तो आपको वह दिन याद आते हैं जो हीरो और हीरोइन के नहीं होते बल्कि वे हमारे अपने होते हैं। इसी तरह वे सारे शहर जिनको आपने फिल्मों में देखा है वे हमारे अतीत में बसे हुए शहर होते हैं, जिन्हें हम अपनी भावनाओं के साथ वर्तमान में उन्हें देख पाने के लिए समर्थ होते हैं। क्योंकि जो मुंबई में रह रहा है और जो बम्बई में था, उन दोनों में बहुत अंतर है। आज भी जब हम मुंबई जाते हैं तो हम उस बम्बई को देखते हैं जो फिल्मों में हमने देखा है। हमें डॉन भी याद आते हैं तो वहाँ समाज सेवी भी याद आते हैं। तो संगीत हो या पहनावा हो या शहर हो, फिल्म हमको बहुत चीज़ें एक एल्बम की तरह देती हैं। पर लौट कर जब हम देखते हैं कि 3 घंटे की फिल्म देखकर जब हम थिएटर से निकलते थे एक समय में, जहां हमारे लिए मूंगफली भी उतनी ही महत्वपूर्ण हुआ करती थी जितना कि थिएटर की लाइन में लगना, मगर आज जब हम थिएटर में जाते हैं और पॉपकॉर्न खाते हुए फिल्म देखते हैं तो वह अंतरंगता मैं महसूस नहीं कर पाता। हमारे जो टीवी ने लगातार फिल्में दिखाने के, एक साथ आप 150 चैनल पर आप फिल्में देख सकते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह एक किताब आपको बांधे रखती है पढ़ते समय और जब आप छोड़ते हैं तो एक बुकमार्क लगाते हैं, आप फिल्म देखते समय एक बुकमार्क नहीं लगा सकते। इसलिए जो संवेदनाओं का एक आपका बंधन है वह मीडिया से, चाहे वो यूट्यूब में हो, चाहे इंटरनेट पे हो, चाहे टीवी में हो, वो चीज़ नहीं है और यह एक चुनौती है। और मैं समझता हूँ कि ये चुनौती जिस तरह दूरदर्शन या टीवी के अन्य सीरियल्स में उसके लिखे जाने को बांधती है, उसका एक तरीका तय करती है कि आप बार बार फ्रेम को कैसे बदल सकते हैं, इसी तरह यदि आप एक मंच में लगातार 3 घंटे नहीं बैठे हैं तब आपके सामने एक ऐसी समस्या आती है, एक ऐसी तकनीक की आवश्यकता मांग होती है कि आप बीच बीच में छोड़ कर चले भी जाएं, ब्रेक्स आते रहें, तब भी वह चीज़ आपके साथ जुड़ी रहे। बहुत सारी बातें जावेद जी से सुननी है, इसलिए मैं फ़िलहाल यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक साहब, आपने बहुत अहम बातों पर रोशनी डाली। हजरात, चूँकि जावेद साहब का फिल्मों से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, यूँ तो वो हिंदुस्तान के सफ़े अव्वल के दानिश्वरों में शुमार होते हैं, लेकिन फिल्मों से उनका बहुत गहरा रिश्ता है और इसी वजह से इस वक्त मैं उनको ज़हमत देना चाहता हूं कि हमारे बीच हमारे दोस्त जनाब खालिद आबदी साहब ने फिल्मों पर एक किताब लिखी है। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इस मौके पर वो इसका इजरा फरमाएं।
इस किताब में जावेद साहब का भी एक इंटरव्यू शाया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रात, जब भी कोई दो चीजें आपस में मिलती हैं तो उनका एक दूसरे पर असर जरूर होता है। फिल्म और समाज ये दोनों एक दूसरे से इतने गहरे जुड़े हुए हैं कि इनका असर एक दूसरे पर होना लाजमी है। हमारे हिंदुस्तानी सिनेमा के 100 बरस पूरे हो चुके हैं और अब इसी माननीय शशांक जी, माननीय राजकुमार जी, नासिर साहब, माननीय श्याम जी, भोपाल के सचिव भाइयों बहनों, सर थोड़ा साइड। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूं कि मुझे यहाँ बुलाया गया। यहाँ आना मेरे लिए बहुत ही खुशी और बहुत ही इज्जत की बात है। हर तरह से मुझे खुशी है हसनान भाई के भोपाल में फिल्मों के बारे में तीनों ही बातें ऐसी हैं कि दिल चाहता है करने को। भोपाल से मेरा अजीब रिश्ता है। जिंदगी में पहली बार स्कूल भोपाल गया था और जिंदगी में आखिरी बार कॉलेज भी भोपाल गया। कैम्ब्रिज में फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन हुआ था, 1-2 साल पढ़ा, फिर जहाँ से लखनऊ चला गया, फिर बरसों के बाद लौटा तो कॉलेज में आया। 4 साल से फिर कॉलेज में पढ़ा। 15 वर्ष की उम्र में आया था, 19 साल की उम्र में, 19.5 साल की उम्र में बॉम्बे गया, तब से वहीं हूँ। लेकिन ये 15 से 19 साल की जो उम्र होती है वो आप सब जानते हैं, वही बनाती बिगाड़ती है, वही वो खजाना देती है जो बाद में काम आता है। वही पहली बार जब बच्चा इतना बड़ा हो गया है, इंसान इतना उस सिम को पहुंच गया, बस भैया अब शक्ल तो मेरी चेंज होने वाली नहीं, यही रहेगी। तो अब खेच लिया आपने, हो गया। हाँ पीछे और भी लोग हैं जी। तो ये वो उम्र होती है जहाँ वो फैसले करता है कि ये दुनिया कैसी है, रिश्तों का मतलब क्या है, मोहब्बत, दोस्ती, सच्चाई, हमदर्दी, ये सिर्फ डिक्शनरी के वर्ड्स हैं या इनमें कोई सच्चाई भी है, ये ज़िंदगी में भी इस्तेमाल होता है। मैं समझता हूँ कि कुछ तो माँ बाप ने दिया होगा, लेकिन बहुत कुछ विश्वास मेरा इंसान की खूबसूरती, इंसान की नेकी भी इसलिए है कि मैं 15 बरस की उम्र से 19 बरस की उम्र से भोपाल में रहा। ये अजीब साल थे। यहाँ मैं अपने परिवार से अलग था, सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि सोशली और इमोशनली भी। 15 बरस का बच्चा बहुत छोटा होता है, अब देखता हूँ तो ख्याल आता है कि इतना बड़ा था मैं। ये कुछ दोस्त थे जिन्होंने मुझे 4 साढ़े 4 तक जिंदा रखा, चाहे वो रोटी हो कि कपड़ा हो कि मकान हो, वो उनकी इनायत थी। तो फिर दोस्ती पे यकीन कैसे ना रहेगा ज़िंदगी भर। वो लोग यहाँ भी इसी हॉल में बैठे हैं, मैं उनके नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि वो ज़रा एम्बेरस होंगे, कॉन्शियस होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे दोस्तों को मालूम है कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। यहाँ और भी कुछ बहुत अहम लोग बैठे हैं, देवी सरन जी,
देवी सरन जी से मेरा रिश्ता मेरी पैदाइश से पहले का है। ये मेरी मदर के स्टूडेंट थे। मेरी मदर हमीदिया कॉलेज में पढ़ाती थी। बाद में तो ऑफिसर हो गए, लेकिन जब कॉलेज में थे तो रेवोल्यूशनरी थे, जो एक बार अरेस्ट भी हुए हैं, जो मुझे मालूम है। यहाँ सत्तू भैया बैठे हुए हैं, अब सत्यनारायण साहब हैं, लेकिन हमारे लिए तो सत्तू भैया हैं। तो ऐसे बहुत से लोग यहाँ हैं जिनसे पता नहीं कैसा कैसे रिश्ते रहे, कैसी कैसी मोहब्बतें और साथ और मदद मिली मुझे उनसे। और जिन लोगों से मिली है वो कुछ यहाँ है लेकिन कुछ नहीं, जैसे हसनात भाई। उनसे भी एक अजीब रिश्ता रहा। वो गुलाब के फूल को ये थोड़ी कहना पड़ता है कि मुझ में खुशबू है, रंग है। इस तरह कुछ लोग, उनमें से रोशनी निकलती है शराफत की, मोहब्बत की। वो भी एक ऐसे ही इंसान है, उन्हें कुछ कहना नहीं पड़ता। मैं उनका दोस्त नहीं था, मैं तो उनसे छोटा था। हसनात भाई बोलता था। वो एक पॉपुलर स्टूडेंट लीडर थे। मेरे जैसे न जाने कितने जूनियर्स को जानते होंगे। मेरी ऐसी तो कोई ख़ास बात नहीं थी, कोई ऐसा ख़ास तो मैंने उनके सामने कारनामा करके नहीं दिखाया था कि वो इतनी मोहब्बत, इतना ख्याल रखते जितना कि रखते थे। मैं डिबेटर हुआ करता था। 1963 में उज्जैन में सिलेक्शन हुआ, माधव कॉलेज में डिबेट में मैं सेलेक्ट हुआ। यूथ फेस्टिवल, जो नेशनल यूथ फेस्टिवल दिल्ली तालकोटोरा गार्डन में होता था, उसमें। अब वो नवंबर में होता था। मेरा तो यह हाल था कि मेरे पास एक स्वेटर था, मेरे पास तो 2 जोड़ी कपड़े थे, मेरे पास तो बिस्तर भी नहीं था। दोस्तों क्या सोचा था। तो मैंने हसनात भाई से कहा, वो उस वक्त शायद कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी थे कॉलेज के, कि मैं तो नहीं जाऊंगा, इसलिए कि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं हैं। वहाँ पूरी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट आएंगे, मैं कैसे उनके सामने जाऊंगा। मेरे पास तो गर्म कपड़े भी हैं, नवंबर में तो बहुत सर्दी होती है, मैं एक ही स्वेटर पहन के यहाँ घूमता हूँ, वहाँ क्या करूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम जाओ, तुम्हारी इन चीज़ों का इंतज़ाम मैं करूँगा। और मेरे ख़ास तौर से कॉलेज के पैसे से कहाँ से उन्होंने मुझे दिलवाया। मेरे कपड़े सिलवाए गए, मुझे 2 ब्लैंकेट मिले, जिनमें से एक हसनात भाई का अपना था, और मुझे पूरा बिस्तर दिया गया। और मैं दिल्ली स्टेशन पे वो होल्डॉल खो दिया, चोरी हो गई। आज 50 साल हो गए। मैंने 2 कहा था, उनमें से एक हसनात भाई का था, एक और दोस्त था, वो आज भी है। मेरा दिल चाहा कि बात को 50 बरस हो गए। अभी मैं आ रहा हूँ इस साल, तो अपने उन दोस्त के लिए जिनका मैंने बड़ा कीमती कंबल खोया था, हसनात भाई तो रहे नहीं, एक कंबल खरीद के ले जाऊँ। मगर अच्छा कंबल मुझे बम्बई में मिला नहीं, इसलिए कि बम्बई वालों को कंबल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन खलीलुल्लाह साहब एक कंबल का कर्ज है मुझ पर, वो मैं दूँगा। और हसनात भाई नहीं है तो यासर को दे दो, लेकिन वो कंबल मुझे याद है जो उन्होंने दिए थे। ये एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत पुरखुलूस अच्छे आदमी। आज उनकी याद में यहाँ मुझे बुलाया गया तो कोई सवाल ही नहीं था कि मैं आऊँ। बात आज हुक्म यह है मुझे कि 100 साल हो गए हैं फिल्मों को, उनके बारे में, उनका हमारे समाज से, मुआशरे से, सोसाइटी से क्या वास्ता रहा। मैं समझता हूँ किसी आदमी ने कहा था, बड़ी अक्लमंदी की बात कही थी, कि मुझे एक फिल्म, एक सोसाइटी के एडवर्टीजमेंट दिखा दो, मैं तुम्हें उस सोसाइटी के बारे में सब कुछ बता दूँगा। किस तरह के इश्तिहार होते हैं इस सोसाइटी में, उससे पता चल जाएगा कि इस सोसाइटी के लोगों की सोच क्या है। शायद वो बड़ा ही शर्लॉक होम्स रहा होगा, मैं कहूँगा और भी पैमाने हैं हमारी आम जिंदगी में, सड़कों पे, स्कूल में, कॉलेज में, दफ्तरों में। ज़बान क्या है, किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ आमतौर से फैशन क्या है, कैसे कपड़े पहने जाते हैं, हमारे यहाँ फिल्में कैसी बनती हैं। संतोष जी ने जो बात कही, मेरा भी सलाम कहिएगा। इतना तो सीखिए
थोड़ी तहजीब होनी चाहिए। तो बहुत गहरी बात कही जो संतोष जी ने यहाँ कही। ये शुरू की 2 स्पीचेस के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे आने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ वो लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा बातें समझते हैं। तो फिल्म भी जो है एक बहुत अहम चुनाव, कैसा लिटरेचर पसंद किया जाता है, कैसी भाषा पसंद की जाती है, कैसी म्यूजिक पसंद की जाती है, कैसे फैशन पसंद किए जाते हैं। फिल्म में ये सब कुछ है और इससे ज्यादा भी कुछ है। हिंदुस्तान के लोग फिल्म के बड़े दीवाने हैं। फिल्म को देख के हमें अगर समाज के बारे में नहीं पता चल पा रहा तो हमारी आंखों की कोई कमजोरी है। ऐसा ये हवा में तो बन नहीं रही है, ये इसी समाज में बन रही है। और जो लोग बना रहे हैं वो बेचैन है समाज को खुश करने के लिए, इसलिए कि उन्हें खुश करके ही पैसा मिल सकता है। तो उनके काम धरती पे लगे हैं कि कदमों की धमक किस तरफ है, उधर हम जा रहे हैं। और देखिए तो समझ में आता है। मैं तो कभी कभी कहता हूं कि ज्यादा न कीजिए, कुछ हिंदुस्तान के विलन्स की लिस्ट बना दीजिए कि फिल्मों में विलन्स कैसे होते थे, कैसे होते हैं, कैसे हो रहे हैं। 40s में जो फिल्में थी उनमें आमतौर से आप देखेंगे कि या तो गांव का ठाकुर या महाजन वो विलन होता था। ये वो जमाना है जब फ्यूडलिज्म खत्म हो रहा था, आखिरी सांस ले रहा। आप अगर 50s में देखेंगे जब सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी के ख्वाब देखे जा रहे थे तो इंडस्ट्रियलिस्ट, मिल ओनर, कैपिटलिस्ट विलन होता था। जिंदगी बड़ी सीधी सादी थी, अमीर लोग बुरे होते थे, गरीब लोग अच्छे होते थे। उसके बाद आप जब देखेंगे कि रेबल स्टार जो आते थे वो रेबल किस चीज से करते थे, किसी एस्टेब्लिशमेंट से, किसी अदालत से, किसी कानून से नहीं, वो माँ बाप से रेबल करते थे। और इतना ही रेबल काफी था। जो रेबल स्टार था वो जंगली हो कि जानवर हो, वो सिर्फ माँ से या बाप से रिवोल्ट करता था। इतने में ही रेबल आप कह जाते थे। इसलिए कि बाकी सब तो ठीक चल रहा था ना। बाकी तो ऐसा लगता था कि 2-4 दिन की बात है, खुशहाली तो अब आ ही रही है। अब जनतंत्र आ गया, आजादी आ गई, अब हर घर में दिवाली होगी रोज। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब शहरों की तरफ लोग आए तो विलन कौन हो गया? शहर का गुंडा, शहर का अंडरवर्ल्ड, बॉस वो आ रहा है। ये बॉस जो था वो विलन हो गया। मगर 70 खत्म होते होते ये वो वक्त था कि अब इमरजेंसी आने को थी। ये वो वक्त था कि पहली दफा भारत ने देखा था, आजाद भारत ने देखा था कि लोगों के पास बगैर ओहदे और बगैर इलेक्शन के भी पावर आ सकती है। लोगों ने ये देखा था कि अदालतों के फैसले बदले जा सकते हैं। तो अदालत पे, कानून पे, सिस्टम पे यकीन कैसे रहे? उधर कुछ दिनों में जेपी मूवमेंट आ रहा था और इधर एंग्री यंग मैन स्क्रीन पे आया। वो शहर का अंडरवर्ल्ड का आदमी कल तक विलन था, अब हीरो हो गया। वो विलन नहीं रहा। हमारे पास वो क्लास स्ट्रगल खत्म हो गई। अब तो हीरो खुद अमीर होना चाह रहा है। उसके बाद फ्रस्ट्रेशन बढ़ा। ये जो हम समझ रहे थे बड़ी क्रांति आएगी, उसने भी कुछ नहीं किया। अभी भी एक क्रांति आई थी, ऐसी हजारें तो नहीं, हजारों क्रांति आती रहती है। तो एक फ्रस्ट्रेशन, एक सिनिसिज्म। आप एवरेज हिंदी फिल्म उस जमाने की 80s की देखेंगे तो अनगिनत फिल्मों में विलन पॉलिटिशियन, नेता, एमएलए है, मिनिस्टर है, पुलिसमैन है,
मगर आदमी सिनिकल भी कितने दिनों रहे, उससे भी थक गए। हमारे पास विलन की कमी थी, लेकिन शुक्र है पड़ोसियों ने हमारी मदद की, तो पाकिस्तान विलन हो गया। कुछ दिनों में उससे भी उकता गए। विलन तो वो हो सकता है ना कि जिससे डर लगे, विलन तो वो हो सकता है जो हमें अपने से ज्यादा ताकतवर दिखाई दे। जब ये यकीन हो गया कि ऐसा कुछ नहीं है, तो वो विलन भी जाता रहा। आजकल हम लोग बगैर विलन के हैं। उसकी वजह क्या है? आजकल हम बगैर हीरो के भी, हमारे पास सुपरस्टार्स तो हैं, हमारे पास हीरो इमेज नहीं। हमारे पास हीरो इमेज थी देवदास, हमारे पास हीरो इमेज थी वो जो फ्यूडल सिस्टम की तरह अपने आप को खत्म कर रहा था। वो उस सिस्टम का सिंबल था, उस अहंकार का, खोखली वैल्यूज का। जरा गौर से पढ़िएगा देवदास। देवदास बड़ा खतरनाक आदमी था। वो दोनों औरतों को गिल्ट में रखता था, पार्वती को भी और चंद्रमुखी को भी, और हर बार दोनों को धोखा देता था। हमारा हीरो था रेबल स्टार, जो कि पुराने समाजी बंधनों को तोड़ रहा था। बाकी उसे पॉलिटिकल सिस्टम से कोई शिकायत नहीं थी, रीत रिवाज से शिकायत थी, और वो भी सिर्फ पुरुष के लिए। जब रेबल स्टार आए थे तो कोई रेबल फीमेल स्टार नहीं आई थी। ये रेबल करने का अधिकार तब तक समाज ने पुरुष को ही दिया। तो हीरो कौन है या विलन कौन है? अब हीरो हम इसे ब्रॉडर सेंस में हम दोनों ही जेंडर्स को ले लें तो हीरो है अपने समय की जो मोरालिटी है और अपने समय की जो आकांक्षाएं हैं। मोरालिटी एंड एस्पिरेशंस, उनको अगर आप पर्सोनिफाई कीजिए कि भाई ये सही है और ऐसा होना चाहिए, इन दोनों चीजों को जब मिला देंगे आप, तो जो कैरेक्टर, जो चरित्र बनेगा वो उस समय का हीरो। मोरालिटी भी चेंज होती रहती है, आकांक्षाएं भी चेंज होती रहती हैं, इसलिए हीरो भी चेंज होता रहता है। विलन कौन है? जो इस मोरालिटी और इन आकांक्षाओं को चैलेंज करे और इसके लिए बड़ी बाधा बने, वो विलन। अब मसला ये है कि अगर हमारी आकांक्षाएं ऐसी हों, हमारे एम्बिशन ही ऐसे हों, हमारी मोरालिटी ही ऐसी हो जिसे हम पब्लिकली ओन ही नहीं कर सकते, तो कौन बनेगा? करोड़पति तो देख सकते हैं, लेकिन उसकी कहानी नहीं बना सकते। लालच जो है वो हमें अपने दिल में आज भी मालूम है कि ये हीरो की क्वालिटी नहीं है, लेकिन हम उसे एक बुरी आदत की तरह छोड़ नहीं पा रहे। तो आज हमारे पास हीरो इमेज नहीं, हमारा समाज, हमारी राजनीति हमको कोई हीरो दे भी नहीं कि जिसे देख के हम कहें आदमी ऐसा होना चाहिए। इस मामले में दूसरी तरफ नारी की जंग और उसका संघर्ष अलग रहा। एक जमाने में बिल्कुल क्लियर था, कोई झंझट नहीं था कि अच्छी औरत वो है जो अपने पति की हर गलत बात को सुन ले, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं। पति जब मुजरा सुन के आए तो उसके पैर दबाए, थक गया होगा मुजरा सुन के। तब फिल्म बनती थी मैं चुप रहूंगी। अब वो बरसों से चुप ही रही, लेकिन अब कब तक चुप रहे? पति तो मुजरा छोड़ना छोड़ ही नहीं रहे। तो चेंज हुआ, कुछ बड़ी बड़ी अच्छी फिल्में बनी, अर्थ जैसी थी, बड़ी उम्दा फिल्म थी, लेकिन वो एक
बन गई, वो एक दीवानगी में बनाई गई थी, कामयाब भी हुई, लेकिन फिर भी समाज को, आज भी समाज को, और उसी तरह फिल्म इंडस्ट्री अभी तरह पूरी तरह ये बात समझ ही आई है कि ये तो मालूम है कि जो पुरानी नारी थी जिसे हमने कहा था तुम देवी हो, और हमने इसलिए कहा था कि तुम देवी हो कि हम उसे इंसान नहीं कहना चाहते थे। अगर हम उसे इंसान कहते तो हमें उसे इंसान के अधिकार देने पड़ते। तो वो फ्रॉड तो अब खत्म हो चुका, वो तो अब इसकी समझ में आ गया, बेवकूफ बनने को तैयार नहीं है। लेकिन ये नई नारी कैसी है, इसके अधिकार क्या है, ये कहां तक इसकी टेरिटरी है और कहां से इसकी टेरिटरी खत्म होती है, ये बात में अभी समाज हिचकिचा रहा है नक्शा बनाने में। जो कंजर्वेटिव हैं वो डरते हैं कि नक्शा बनाया गया तो भाई बहुत सी टेरिटरी हाथ से निकल जाएगी। जो लिबरल हैं वो डरते हैं कि हमने नक्शा बना के दिया तो बाकी लिबरल जो हैं वो हमें आउट लिबरल कर देंगे, वो कहेंगे अच्छा बस इतना ही। एक हिचकिचाहट है, आदमी एक वॉइड में, एक खाली स्पेस में तो पैदा नहीं होता, एक जमीन पे, एक समाज में पैदा होता है, उसकी हवा में सांस लेता है। तो मैं समझता हूँ खुद नारी भी आगे पीछे अभी देख रही है कि कितना सही है कितना गलत है। उसे ये मालूम है कि जो कुछ उसके साथ हुआ है और हो रहा है वो ठीक नहीं, वो उसे बर्दाश्त नहीं। लेकिन मैं कितने करूँ डिमांड, कहाँ तक जाऊँ, और वो औरत जो वहां तक गई उसको मैं जस्टिफाई करूँ या ना करूँ, इसमें कहीं मोरालिटीज के थोड़े से ग्रे एरियाज हैं। आज़ादी क्या है, जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, समाज कंफ्यूज है, कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या सिर्फ वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल भी है। मैं हिस्ट्री में अगर 100 साल 200 साल 500 साल पहले के एक आदमी के बारे में जो चाहूँ बना दूँ, फिल्म जो चाहूँ लिख दूँ, तो फिर 10 घर छोड़ के जो आदमी रहता है उसके बारे में क्यों नहीं लिख सकता मैं। ये हॉरिजॉन्टल है वो वर्टिकल है। तो ये कंफ्यूजन हम में है। दूसरी तरफ सिनेमा में एक और बहुत बड़ी बात हुई। पहले फिल्में, थिएटर थे बड़े बड़े, उनमें फिल्में लगती थी। एक बात कही जाती, देखिए साहब फिल्म जब तक कॉमन मैन को पसंद ना आए, फ्रेंच बेंचर को पसंद ना आए, तब तक पिक्चर नहीं चल सकती। मैं जब गया था फिल्म इंडस्ट्री में तो मुझे एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कहा था कि बेटा मैं तुम्हारे राइटिंग देखी है, अच्छा लिखते हो, लेकिन एक बात याद रखो, अगर कामयाब राइटर बनना चाहते हो तो ऐसी स्क्रिप्ट लिखो जो छोटे शहरों में लोगों को अच्छी, इसलिए कि बड़े शहर हैं कितने, और बड़े शहर में तो थिएटर है, उनका किराया इतना ज्यादा है कि हमें कोई पैसे ही नहीं मिलता। असली पैसा तो छोटे शहरों में, वो अनगिनत है। वहां जब फिल्म चलती है तो पैसा हमें मिलता है। 30-35 साल के बाद ये थियरी उल्टी हो गई। आज मुझे आज के कामयाब फिल्म मेकर ने कहा कि साहब मुझे तो फर्क नहीं पड़ता कि मेरी पिक्चर बिहार और यूपी में रिलीज भी होती कि नहीं, मेरी फिल्म हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में चल जाए और जो डायस्पोरा है कनाडा में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, वो मेरी पिक्चर को पसंद कर ले, मेरे लिए काफी। यह आदमी सोशियोलॉजिस्ट नहीं है, यह आदमी इकोनॉमिस्ट नहीं है, यह आदमी पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली इस आदमी का आईक्यू सिंगल डिजिट में है, लेकिन ये धंधा करता है, इसको अपने धंधे की अकल है, वरना यहां तक नहीं होता। वो बिना जाने, वो ये जान के नहीं कह रहा है, वो मुझसे कह रहा है हिंदुस्तान के 75% लोग काउंट नहीं करते, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, और गलत भी नहीं कह रहा है, हकीकत तो आज यही। तो आप एक बात देखिए, आजकल हमने, जब हम कोई काम करते हैं
कि एक काम बुरे काम को बुरे काम के नाम से तो नहीं कर सकते, बड़ा बुरा लगेगा, तो हम बुरा काम अच्छे नाम से करते हैं। हमें जब औरत को सप्रेस करना है, उसके अधिकार उससे छीनने, तो हम कहते हैं फैमिली ऑनर का सवाल। हम ये थोड़ी कहते हैं कि हम तुम्हें सप्रेस करना चाहते हैं। फैमिली ऑनर, ये खानदान की इज्जत का सवाल। हम किसी मुल्क के ऑयल पे अगर कब्जा करना चाहते हैं तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि हमें इस मुल्क के ऑयल पे हमारी नजर है। हम कहते हैं वॉर ऑन टेररिज्म। हम जब अमीर को अमीरतर बनाना चाहते हैं तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि हम अमीरों का साथ देते हैं। हम कहते हैं ये डेवलपमेंट का सवाल है। हम अमीर की ग्रोथ को नेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। जब समाज में ये है तो फिर बनते हैं मल्टीप्लेक्सेस। मैं मल्टीप्लेक्सेस के खिलाफ नहीं हूँ, मल्टीप्लेक्सेस ने बहुत भला भी किया है, लेकिन जिंदगी बड़ी अजीब चीज है। जिंदगी आपको अच्छा बुरा नहीं देती है, जिंदगी आपको पैकेजेस देती है। एक पैकेज में 4 अच्छे बड़े साइज के, 9 अच्छे छोटे छोटे साइज के, 3 बुरे बहुत बड़े साइज के और 11 बहुत छोटे छोटे बुरे। अब आपकी समझ में नहीं आ रहा कि ये पैकेट कैसा है। दूसरे पैकेज में 5 बड़े बड़े अच्छे, 4 छोटे छोटे अच्छे, 5 बड़े बड़े बुरे और 2 छोटे बुरे। अब समझ में नहीं आ रहा कौन सा पैकेट बेटर है। ऐसी है जिंदगी कि आपको समझ नहीं आता, हर एक में कुछ फायदा कुछ नुकसान। मल्टीप्लेक्स ने एक तरफ बहुत फायदा किया है, दूसरी तरफ कुछ नुकसान भी किया। जो फायदा किया है तो यह है कि इससे पहले कभी हिंदुस्तान में इतनी तरह तरह की कहानियां नहीं बनी थी जो आज बन रही। हर तरह की कहानी मुमकिन है, इसलिए कि मल्टीप्लेक्स में अगर 1 हफ्ता 2 हफ्ता भी देख लिया गया, जहाँ की टिकट 350 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये, और जहाँ समोसा 150 रुपये का मिलता है, वहाँ अगर चल गई 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते की पिक्चर, तो ये पिक्चर वायबल हो गई। ये फायदा है। तो तरह तरह की कहानियों का तजुर्बा किया जा सकता है और किया जा रहा है, ये अच्छी बात। बुरी बात यह है कि पहले कॉमन मैन को खुश करना पड़ता था पिक्चर को चलाने के लिए, अब ये जो 500 रुपए का टिकट खरीदने वाले सिर्फ इन्हें खुश कर देना काफी है। लिहाजा हो ये रहा है कि तरह तरह की कहानियां तो बन रही हैं, लेकिन ऐसी कोई कहानी नहीं है जिसमें देश की कोई सच्ची समस्या हो। इसलिए ये जो अमीर तबका, जो ऊंचा वर्ग इस वक्त पार्टी कर रहा है, उसको ये नहीं सुनना है कि काला हांडी में लोग कैसे मर रहे हैं। उसको ये नहीं सुनना है कि ईस्टर्न यूपी के गांव में किसी औरत पे क्या जुल्म हुआ। उसे नहीं सुनना है कि मुल्क में 4 करोड़ बच्चे कभी स्कूल में गए ही नहीं। मैं ड्रॉप आउट तो भूल जाइए, 4 करोड़ बच्चे कम से कम ऐसे हैं जो कभी दाखिल ही नहीं हुए दरवाजे में। वो ये सब नहीं सुनना चाहता। उसे कोई ऐसी बात नहीं सुननी है जिससे उसकी पार्टी खराब हो। तो आप देखिए, हमारी पिक्चरें अच्छी बनती थी, बुरी बनती थी, कड़वी बनती थी, मीठी बनती थी, मीडियोकर होती थी, स्टैंडर्ड की जो भी थी। उसका हीरो जो था वो वर्किंग क्लास से आता था। वो रिक्शा वाला होता था, तांगे वाला होता था, बेरोजगार नौजवान होता था, वकील होता था, डॉक्टर होता था, टीचर होता था, प्रोफेसर होता था। अब हमारा हीरो कोई काम नहीं करता, वो सिर्फ एक बहुत बड़े से घर में रहता है, और जब घर से बाहर निकलता है तो हिंदुस्तान की सड़क पे पैर नहीं रखता। इसलिए कि अगर हिंदुस्तान की सड़क पे उसने पैर रखा तो पीछे कोई गरीब हिंदुस्तानी ने फ्रेम क्रॉस कर दिया तो पिक्चर खराब हो जाएगी। इसलिए वो घर का दरवाजा खोलता है तो दरवाजा स्विट्जरलैंड में खुलता है। और बाहर
जो बैठे हिंदुस्तानी अपने देश की याद में तड़प रहे हैं, अपने उस घर में जहाँ 7 बेडरूम हैं, 11 टीवी हैं और बाहर 3 गाड़ियाँ खड़ी हैं, मगर देश याद आ रहा है। वो फिल्में देखते हैं जहाँ खूबसूरत साड़ियाँ पहने हुए बड़े अच्छे अच्छे घरों में औरतें करवा चौथ तो सब खुश, फिल्म मेकर भी खुश, ऑडियंस भी खुश, सब काम ठीक चल रहा है। आज गरीबी नहीं दिखाई जाती है, इसलिए कि पिक्चर गरीबों के लिए बनाई नहीं जा रही, तो हम क्यों दिखाएं भाई? ये इनसेंसिटिविटी सिर्फ फिल्म में नहीं है, ये इनसेंसिटिविटी मीडिया में भी। कितनी बार आप गांव की न्यूज़ सुनते हैं टीवी पे, कोई अच्छा रेप वेप हो जाए तो उसकी एक थ्रिल है तो बताया जाता है, कोई बड़ा वायलेंट, कुछ 25 आदमी 40 आदमी उनका मर्डर हो गया, मार डाले गए, तो अच्छा एक दिन अच्छा रहता है। लेकिन जो हमारी सचमुच की समस्याएं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो एजुकेशन, वो फूड हो, इस देश में आज जो सुपर पावर बनने वाला है 10 करोड़ आदमी, ये सरकारी आंकड़े हैं, खाली पेट सोते हैं हर रात। ये हमारी समस्या नहीं है, न मीडिया की है, न फिल्म की है, न अखबारों की है। मैं तो हैरत से देखता हूँ न्यूज़पेपर्स को भी, इनके फ्रंट पेज पे मैंने तो एजुकेशन के बारे में, फूड के इशू के, हम अलग है कि फूड का बिल आने वाला है और वो ठीक है, वो जब सियासत में आया, जब राजनीति में आया तो फिर सेक्सी हो गया। लेकिन जब तक के समाज में है, कितनी डॉक्यूमेंट्रीज टीवी वाले बनाते हैं, कितने घर जाके वो देखते हैं कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे वो क्या कर रहे हैं। कितनी बार आपने न्यूज़ में सुना है कि कहाँ स्टारवेशन डेथ भी नहीं होती, स्टारवेशन डेथ ये वहाँ भी नहीं है। फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा लिया था, और अगर फिजिकली नहीं भी लिया था तो ये इमेजिन किया था कि देश एक दिन आजाद होगा, उनका सपना ये था। हमें इस मुल्क का पार्टीशन हुआ और कम्युनल बेसिस पर पार्टीशन हुआ और इतना बड़ा जेनोसाइड और मैसेकर हुआ उसमें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतने आदमी नहीं मरे थे जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के डिवीजन में मरे। उसके बाद ये कौन लोग थे, किस मिट्टी के बने थे कि जिन्होंने इस मुल्क का सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिन्होंने इस मुल्क को डेमोक्रेसी की, पार्लियामेंट किया। जरा नजर उठा के नक्शे पे देखिएगा, भारत से चलते हैं तो मेडिटेरेनियन कोस्ट तक दूसरी डेमोक्रेसी नहीं मिलती आपको। ये उन्होंने हमें दिया। ये कौन लोग थे जो अच्छे घरों में पैदा हुए थे, खाते पीते घरों में पैदा हुए थे, और इन्हें उसकी वजह से अच्छी एजुकेशन मिली थी, इन्हें बाहर भेजा गया था पढ़ने के लिए। ये आके सारी जिंदगी ऐश से रह सकते थे, वो जवाहरलाल हों कि सरदार पटेल, ये मजे से रह सकते थे। इन्होंने उस ऐश को ठुकराया और 10-10 बरस ये लोग जेलों में रहे, लाठियां खाए, ऐसी कोठरियों में बंद हुए कि इनके बदन पे चूहे दौड़ते थे। ये वो लोग थे जब इन्होंने आज़ादी हासिल की तो इस मुल्क को ये दिया। मगर आज़ादी के बाद पॉलिटिक्स जो है वो जेल जाने की, लाठी खाने की, बदन पे चूहे रेंगवाने की और सरकार से दुश्मनी लेने की चीज तो बची नहीं। ये तो बहुत अच्छा धंधा हो गया, अब तो राज अपने हाथ में है ना। तो जितनों को पैसा कमाना था सब वहां चले गए, स्टैंडर्ड गिरा। और हम कौन से अच्छे हैं? हम ये समझते थे हमारे माँ बाप, ये देखिए साहब मेरे बाप जो था वो नेशनलिस्ट था, मेरा मामा 10 बरस पुलिस की अंग्रेज की जेल में रहा, मेरा परदादा काला पानी में मरा था, मैं एक ऐसे परिवार का हूं। ये जानते हैं देवी साहब, इनको तो अकल ही नहीं थी, पैसा तो कमाया नहीं। हमें बताते रहे बेटा पैसा कोई चीज नहीं है, विद्या बड़ी चीज है। घर में किताबें भरी थी, किताबें देते रहते थे पढ़ने को।
फैक्ट ये है कि पैसा भी बहुत जरूरी चीज है और इनको अकल नहीं कि हमें है, हम कमा के दिखाएंगे। हमारी पूरी जनरेशन इस काम में लगी और अलग अलग तरह से कामयाब हुई। हिंदुस्तान का मिडिल क्लास पिछले 25, 30, 40 साल में बहुत एफिलेंट हुआ है। अरे मेरे बचपन में तो मेरे घर में एक ही मशीन थी, वो था मर्फी के रोटियों, उसके अलावा कोई मशीन ही नहीं थी। स्त्री में भी कोयले भरे जाते थे। आज हमारे घरों में कितनी मशीनें हैं, कितना इक्विपमेंट है एवरेज घर में। मेरे बचपन में तो ये बात सोच भी नहीं सकता था कोई मिडिल क्लास में कि आपके पास कार होगी। कार मिडिल क्लास के पास नहीं होती थी। अरे पूरा तांगा कर लिया तो बड़े आदमी हैं आप। आज एक मिडिल क्लास में 2 गाड़ियां हो तो कोई हैरत की बात नहीं और 3 भी हो तो खुशी है। यह हाल हो चुका है। तो ऐसा नहीं कि मिडिल क्लास की तरक्की नहीं की, बहुत तरक्की की। लेकिन इस तरक्की की होड़ में ये जो खुशहाली की ट्रेन पकड़ने के चक्कर में प्लेटफॉर्म पे हमारा कुछ सामान छूट गया और वो सामान था संस्कार, वो सामान था साहित्य। तो बाकी सामान तो हमने अपने बच्चों को दे दिया, ये तो हम स्टेशन पे भुलाए थे। मगर हम इसी में खुश थे। अरे भाई अब तो हमने 15 में बंगला खरीद दिया, मर्सिडीज गाड़ी। हमारे बच्चों के लिए सब कुछ नहीं है, वो तो पहले ही हुए हैं सब देखते हुए। हम टीवी, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार टीवी देखी थी प्रगति मैदान में दिल्ली में, 9वीं क्लास में था, लाइन में लग के 1.5 घंटे में टीवी के पास पहुंचा और वहां रुकने की इजाजत नहीं थी। देखो ये है टीवी, देखते हुए निकल जाओ। अभी मैं अपने बच्चों को बताऊं कि बेटा कोई एक जमाना था जब टीवी नहीं थी तो उनको लगेगा क्या बात कर रहा है। उनको जिन चीजों पे हमने अपनी जिंदगी निछावर कर दी वो उन्हें कोई बड़ी चीज नहीं लगती है, वो उनकी रोजमर्रा की चीज। जैसे हम जब पैदा हुए थे तो इलेक्ट्रिसिटी थी, हमें कौन सी बड़ी चीज लगती थी इलेक्ट्रिसिटी, ये बल्ब जल रहा। हमसे पहले की जो 2 पीढ़ियां होंगी उन्हें लगता होगा बड़ी चीज बिजली। ये बच्चे जो अब हैं, जो पढ़ लिख रहे हैं मिडिल क्लास के, उन बच्चों की वैल्यूज और हैं और हमसे बेहतर है। अब उनमें एक जागरण आ। मैं कॉलेजों में जाता हूँ, ये मैं हवा में नहीं बोल रहा, कॉलेजों में जाता हूँ, स्कूल में जाता हूँ, बातें करता हूँ। आपको अंदाजा नहीं कि कितने स्टूडेंट्स आज पोएट्री। ये मेरी जनरेशन में इतने लोग नहीं थे। भोपाल छोड़ दीजिए, भोपाल में तो आप का वो जमाना था कि पत्थर उठाओ तो 4 शॉट नीचे से निकलते, वो अलग। मैं नॉर्मल शहरों की बात कर रहा हूँ। वापस आ रही है आज ये जो दिल्ली में इंसिडेंट हुआ, ये जो बच्चे खड़े हुए थे इंडिया गेट के सामने, ये मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे थे। ये जो रात रात भर सर्दी में बैठे हुए थे, कौन बच्चे? ये पॉलिटिकल वॉलंटियर नहीं थे। समाज में अब पेट भर गया, उनको चीजों की लालच वैसी नहीं है जैसी मुझे और आपको थी। हमने डिप्रिवेशन फील किया था, ये नहीं करते। तो हमें ये चाहिए था, हम इसके पीछे भागे, कोई चीजें भूल गए जो हमारे माँ बाप ने दी थी और अगली पीढ़ी बनी थी हमने। इनमें नहीं है। ये भी माँ बाप की बहुत बातें आदत भी लगती है, ठीक नहीं। तो वो चीजें जो 80s में चल रही थी वो अब चलने वाली नहीं। 80s जो है हिंदी सिनेमा का डार्केस्ट पीरियड था। 1, 2, 4 मिसालें छोड़ दीजिए वरना निहायत बुरी फिल्में बनी। 70s में, 50s में, 60s में कोई कैलेंडर ईयर ले लीजिए आप, 3-4 पिक्चरों के नाम लेंगे भाई, कमाल की। 80s में नहीं मिलती। 80s में गाने भी सरकार ने किया, चोरी के पीछे क्या, ये नहीं। 80s म्यूजिक भी चीप हो गई, साड़ी हवा हो गई। 80s की राजनीति के बारे में सतीश शशांक जी, श्याम मुंशी जी, राजा हसनाथ जी यहाँ पर उपस्थित हमारे बहुत ही
बुजुर्ग शहर की बुजुर्ग हस्तियाँ, देवी सरन साहिब भाई, अन्य सभी लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, आज सब हम लोग गर्वान्वित हैं इस बात से कि हमारे बीच में जावेद अख्तर साहब आए। बहुत समय उन्होंने भोपाल में भी गुजारा। हम सब लोग उस जमाने में कॉलेज में हुआ करते थे। हस्ताद भाई हम सब लोगों के प्रिय लीडर भी होते थे, प्रिय मित्र भी होते थे। उनके बारे में बहुत कुछ बताया गया। हस्ताद फाउंडेशन की ओर से हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम खेल के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, जर्नलिज्म के क्षेत्र में जो कुछ भी हो सके कार्यक्रम करके उन विभूतियों को, लोगों को आगे लाएं और एक अपना दायित्व पूरा करें। आज इस मौके पर हमारे बीच में जावेद अख्तर साहब विशेष रूप से पधारे। उन्होंने न सिर्फ वो लम्हे सुनाए, वो यादगारें बताएं जो उन्होंने भोपाल में गुजारी थी, बल्कि पूरा 100 साल का फिल्म दुनिया का इतिहास और हमारे समाज के दर्पण में क्या प्रतिबंध है वो भी हमें बताया। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हस्ताद फाउंडेशन की ओर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। माननीय श्री चौबे जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शशांक जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। केशवानी जी का और आप सबका जिन्होंने यहाँ पर आकर इसमें शिरकत करके हमको ये मौका दिया कि हम आपसे रूबरू हो सके और एक संवाद कायम हुआ है। बहुत बहुत